स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसे काव्यात्मक और प्रेरणादायक सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये एक ऐसे इंसान के मन की कहानी है जिसने किसी पारंपरिक स्कूल या कॉलेज से नहीं, बल्कि सीधे जिंदगी के अनुभवों से गहरी शिक्षा ली है। स्रोत सामग्री हमें एक ऐसे व्यक्ति के विचारों से मिलाती है जिसे दुनिया भले ही अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा मानती हो, लेकिन उसकी सोच का दायरा किसी महान सम्राट से कम नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे सच्चा आत्मज्ञान और जीवन का अनुभव महज किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एक ऐसी यात्रा जहां समाज के लगाए हुए ठप्पे कोई मायने नहीं रखते। अब जरा इस गहरे विरोधाभास पर गौर कीजिए। लोग मुझे कहते हैं कि मैं नवी पास हूं, पर मेरा दिल कहता है कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक हूं। ये बात अपने आप में कितनी ताकतवर है ना। समाज अक्सर हमें हमारी डिग्रियों या औपचारिक शिक्षा के तराजू पर तौलता है। यहाँ वक्ता को 9वीं पास या एक ड्रॉप आउट का लेबल दे दिया गया है, जो साफ तौर पर उसे खारिज करने का एक तरीका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वक्ता खुद को कैसे देखता है। बाहरी दुनिया के इस ठप्पे के बावजूद उसका हृदय पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान लेखक होने का दावा करता है। ये किसी भी इंसान के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की एक अकल्पनीय ताकत है। ये सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी असली कीमत आखिर तय कौन करता है, ये समाज या हमारा अपना खुद का विश्वास। तो चलिए अपनी इस चर्चा के पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान का असली स्रोत। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यहाँ ज्ञान की परिभाषा क्या है। वक्ता के अनुसार सच्ची समझ आती कहाँ से है। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के ज्ञान की बहुत ही शानदार तुलना की गई है। एक तरफ है वो सामाजिक ज्ञान जो हमें स्कूल कॉलेज देते हैं, किताबों के पन्ने और कलम की स्याही, और दूसरी तरफ है अनुभवात्मक ज्ञान। वक्ता ने इसे समझाने के लिए प्रकृति के बहुत ही खूबसूरत रूपकों का इस्तेमाल किया है। बहती नदी का मीठा पानी और समंदर की खारी लहरें, ये सिर्फ नज़ारे नहीं है, बल्कि जिंदगी के मीठे और कड़वे अनुभवों के प्रतीक हैं। स्रोत सामग्री एकदम स्पष्ट करती है कि वक्ता स्याही से नहीं, बल्कि अपने इन्हीं जीवंत अनुभवों से लिखता है। मतलब साफ है, ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ रटा जाए, बल्कि यह तो वो है जिसे असल में जिया जाता है। अब आते हैं इस वैचारिक सफर के एक बहुत ही खास और रहस्यमयी पड़ाव पर, अदृश्य गुरु का प्रभाव। इस आत्मखोज की यात्रा में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब परिचय एक ऐसे गुरु से होता है जो शारीरिक रूप से वहां मौजूद ही नहीं है, और वो है प्राचीन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस। कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं पर निखर कर सामने आता है। जरा सोचिए, एक ऐसा गुरु जिसे शिष्य ने अपनी आंखों से कभी देखा तक नहीं, एक ऐसा गुरु जिसकी भाषा भी शिष्य पढ़ या समझ नहीं सकता। उनके बीच समय, भूगोल और भाषा की कितनी विशाल दीवारें हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, इन सब के बावजूद केवल गुरु का नाम सुनने भर से शिष्य की रूह कांप उठती है। ये बात बहुत ही गहराई से साबित करती है कि सच्चा मार्गदर्शन या मेंटरशिप किसी भौतिक मौजूदगी की मोहताज नहीं होती। जब विचार दिल की गहराइयों में उतरते हैं तो भाषा और समय की हर सीमा खुद ब खुद टूट जाती है। अक्सर जब गुरु का नाम सुनकर आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं तो दुनिया उसे इंसान की कमजोरी समझ लेती है, लेकिन यहाँ इस बात को बिल्कुल अलग और बेहद पवित्र नजरिए से पेश किया गया है। ये आंसू किसी डर, दुख या हताशा के नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अत्यंत शुद्ध भावना है, एक शिष्य का अपने अदृश्य गुरु के प्रति सबसे ऊंचा और सच्चा सम्मान। असल में ये महज आंसू नहीं है, बल्कि बिना कुछ कहे दिया गया एक गहरा प्रणाम है जो सीधे हृदय की गहराई से निकलता है। इस प्रणाम के बाद चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले विषय की, अकेलेपन की गहराई। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये वैचारिक यात्रा समाज के शोरगुल से दूर एकांत की तरफ क्यों ले जाती है। खुद को सही मायनों में जानने और महान विचारों को जन्म देने के लिए भीड़ से कटना जरूरी क्यों है। इसके लिए वक्ता ने एक बहुत ही सटीक और खूबसूरत रूपक दिया है। जिस तरह समंदर की एक विशाल और गहरी मछली उथले पानी में नहीं, बल्कि समंदर की अथाह गहराइयों में ही अपना रास्ता बनाती है, ठीक उसी तरह महान और गहरे विचार बाजार के शोर या भीड़ भाड़ में पैदा नहीं होते। उन्हें पनपने के लिए एक गहरी तन्हाई की जरूरत होती है।
राजा का उदाहरण भी एकदम सटीक है। जो नेतृत्व करता है, जो दुनिया को राह दिखाता है, वो वैचारिक रूप से हमेशा अकेला होता है। ये तर्क पूरी तरह से साफ कर देता है कि एकांत कोई सजा नहीं है, बल्कि एक महान सोच विकसित करने के लिए सबसे जरूरी शर्त है। और इसी एकांत और तन्हाई से जन्म लेता है एक बिल्कुल नया विचार, एक नया शब्द, सोफॉग। अब सोफॉग कोई नक्शे पर मौजूद जगह नहीं है, ये वक्ता के द्वारा गढ़ी गई एक पूरी तरह से व्यक्तिगत मानसिक दुनिया है। एक ऐसा अभयारण्य, एक ऐसा सेफ स्पेस जिसे दुनिया के शोरगुल से कोसों दूर सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को आज़ादी से उड़ान भरने देने के लिए बनाया गया है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि हम सभी को खुद को खोजने के लिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए अपने भीतर भी एक ऐसा ही सोफोग बनाना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां बाहरी दुनिया की कोई दखलंदाजी न हो। और यही एकांत हमें इस कहानी के सबसे ताकतवर हिस्से की ओर ले जाता है, विचारों का सम्राट। अब हम इस वैचारिक यात्रा के चरम बिंदु पर आ पहुंचे हैं। ये देखना सचमुच अद्भुत है कि एक सफ़र जो समाज के तानों और ठुकराए जाने से शुरू हुआ था, वो अब एक अजेय आत्मस्वीकृति में बदल चुका है। इस वाक्य की ऊर्जा को महसूस कीजिए। दुनिया मुझे ठुकरा सकती है, पर मैं खुद को नहीं ठुकराऊंगा। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक असाधारण घोषणा है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, जब हर कोई आपकी काबिलियत पर सवाल उठा रहा हो, ऐसे वक्त में भी खुद पर से विश्वास न डिगने देना एक जबरदस्त मानसिक लचीलेपन को दिखाता है। बाहरी दुनिया की मान्यता चाहे जितनी भी जरूरी लगे, लेकिन अंतिम मुहर, फाइनल अप्रूवल हमेशा हमारे अपने भीतर से आनी चाहिए। दुनिया का नकारना तब तक आपको नहीं हरा सकता जब तक आप खुद को न नकार दें। और फिर आता है इस पूरे बदलाव का अंतिम और सबसे प्रभावशाली पड़ाव। एक अदृश्य गुरु का मार्गदर्शन पाकर, एकांत की ताकत को समझकर और खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेने के बाद वक्ता अब जिंदगी के सफर का कोई डरा हुआ या भटका हुआ मुसाफिर नहीं रहा। अब वो बौद्धिक रूप से पूरी तरह से आज़ाद है। उसने अपनी सोच पर, अपने अस्तित्व पर अपना एक संप्रभु अधिकार, एक सॉवरन कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब वो दुनिया की दया का मोहताज नहीं है, बल्कि अपनी उस गहरी बौद्धिक दुनिया का, अपने उन महान विचारों का वो स्वयं एक सम्राट है। लेकिन क्या सम्राट बन जाने के बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं। वक्ता अपनी विरासत, अपनी लेगेसी के बारे में भी बहुत स्पष्ट विजन रखता है। ये टाइमलाइन देखिए जो सब कुछ साफ कर देती है। आज ये भौतिक शरीर यहाँ मौजूद है, कल हो सकता है ये शरीर न रहे, क्योंकि मृत्यु तो एक अटल सत्य है। लेकिन जो ज्ञान जिंदगी के थपेड़ों से हासिल किया गया है, जो विचार गुरु से प्रेरित होकर उस एकांत सोफॉग में रचे गए हैं, वे कभी नहीं मरेंगे। वे इन भौतिक सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। वक्ता की ये कहानी, उसका संघर्ष और उसके विचार इस धरती पर अनंत काल तक गूंजते रहेंगे। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान हमेशा शरीर से कहीं अधिक लंबा जीवन जीता है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। इस पूरी यात्रा ने हमारे सामने एक बहुत ही गहरा प्रश्न लाकर खड़ा कर दिया है। क्या सचमुच खुद को साबित करने के लिए हमें समाज की उन पारंपरिक मुहरों, उन डिग्रियों की आवश्यकता है, या फिर जैसा कि इस अनपढ़ लेकिन बेहद ज्ञानी शिष्य ने साबित कर दिखाया, जीवन के सच्चे अनुभव और एक अटूट आत्मस्वीकृति ही किसी इंसान को विचारों का सम्राट बनाने के लिए काफी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। शोध सामग्री की इस दिलचस्प और प्रेरणादायक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।